हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे आई होप, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए दैट एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आपको मैं सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ? एक बार आप मुझे बता दीजिए, तो फिर उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ओके, संतोष हाय, निले ओके, थैंक यू निले। श्रेयांश हेलो, ओके ओके ओके, हाय संध्या, हाय माही, यस माही हाय, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर सेल का। अगर आपको उस पार्ट पे कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यस माही, यू आर फ्रॉम 9th क्लास, यस ओके, सब क्लियर था? ठीक है, चलिए, तो सब क्लियर था तो आज अपन थोड़ा सा, यस प्रतीक, पराशर, फैक्ट्स, हाय सबको गुड इवनिंग, सबको हेलो। चलो, अब आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां से पिछले एनएससी जेएस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द प्रोकैरियोट्स टुडे। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है? तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि सेल को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है? सेल को अपन डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूक्लियस। नंबर के बेस पे यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, और उसके बाद जो मेन क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के हिसाब से अपन ने सेल को डिवाइड किया था इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट? अपन ने डिस्कस कर लिया था कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, जिनका न्यूक्लियस इंसिपिएंट है, लेस डेवलप्ड है। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके ओके, पराशर, एनाबॉलिक, मोनेरा। एक बार डाउट आप मुझसे बता दो, क्या पूछना चाह रहे हो? न्यूक्लियोइड के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो भी आपको डाउट है आप मुझे बता दो, अपन लास्ट के 10 मिनट्स में सारे डाउट्स को एक साथ ले लेंगे, ठीक है? तो पराशर सारे डाउट्स एक साथ लिख दो, एक एक वर्ड से मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक? चलो एक बार आज पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाह रही हूं कि प्रोकैरियोट्स आज अपन खत्म कर दे, या फिर एटलीस्ट मेजर पार्ट प्रोकैरियोट्स का अपन खत्म कर दे। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आते हैं किंगडम मोनेरा में। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड है, या आप बोल सकते हो दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके ओके पराशर, थैंक यू। 70s, ओके, वेरी गुड। मैम, कैन वी अंडरस्टैंड इट विदाउट क्लास 9 सेल? यस यस, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड इट विदाउट क्लास 9 सेल, क्योंकि मैं क्लास 9 से ही इसको ले जाऊंगी क्लास 11 तक और उसके बियॉन्ड, ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। Yes, we will definitely deal with the ultra structure of prokaryotes today. उसी के बारे में अपन डिटेल बात करेंगे, ठीक है? सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और साथ साथ में यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट है। दैट मींस ना तो यहां पर कोई सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होगा और ना ही यहां पर कोई डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होगा। यहां पर सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल होगा जो कि है
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो कि है राइबोसोम, जो कि 70S है। इनके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ध्रुव, थैंक यू। थैंक यू किसके लिए? ओके, नाउ ये जो प्रोकैरियोट्स है, these prokaryotes are divided into two broad categories. One is called as archaebacteria and the other is called as eubacteria. तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, जब अपन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जब अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन एक साइंटिस्ट का नाम देखेंगे जिनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया था? कार्ल वूज ने मोनेरा जो था ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसने बोला कि एक आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है और एक यूबैक्टीरिया का ग्रुप है, और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं, जिसमें कौन आते हैं? यूकैरियोट्स में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं बच्चों, ये सब है यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। वेराज किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया है चाहे वो यू बैक्टीरिया है, ये किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे अंदर प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, इंक्लूडिंग योर ब्लू ग्रीन एल्गी और योर साइनोबैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे? दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर प्रोकैरियोट्स। और मोनेरा किंगडम के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसको एक बार अपन स्टडी कर लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो हैं, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये पुराने जमाने के बैक्टीरिया है। दैट मींस अर्थ के ऊपर जब लाइफ का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब पहला लिविंग सेल धरती पर आया, तो इट इज सेड कि वो आर्की बैक्टीरिया था। और आर्की बैक्टीरिया के बहुत टाइम बाद यू बैक्टीरियाज आए थे। और यू बैक्टीरियाज कौन होते हैं? यू बैक्टीरियाज होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया है हमारे ट्रू बैक्टीरिया। क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? क्लियर? सो अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 2 टाइप के बैक्टीरियाज अपन देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये धरती पर बहुत पहले आए थे, ये प्रिमिटिव हैं, ठीक है। वेराज यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया हैं। क्लियर? ओके, व्हाट इज माइक्रोपाइल? पराशर डाउट है तो बताओ, अवनी डाउट है तो बताओ। माइक्रोपाइल तो अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब मैं बताती हूँ। तेजस्वा, माइक्रोपाइल तो अपन जब फ्लावर का रिप्रोडक्शन करेंगे तब करेंगे, जहां से पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर होती है, वो माइक्रोपाइलर एंड होता है, तो वो यहां पर तो रेलेवेंस नहीं रख रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब समझो, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास एक या एक से ज्यादा ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी, यहां पर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेनस है। तो ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्रिश, गुड आफ्टरनून। यू बैक्टीरिया आर, देखो बायोलॉजी में कहीं पर भी ईयू वर्ड लग जाए ना, इसका मतलब होता है ट्रू। ईयू वर्ड अगर लग जाए तो उसका मतलब होता है ट्रू। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था यूकैरियोट्स, तो यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू। ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं। तो यहां पर यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो जिन बैक्टीरिया को अपन डिटेल में पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? यू बैक्टीरिया होंगे। ओके, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप की स्टडी से पता चलता है, प्लस बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल को अलग से डिटेल में पढ़ा गया है, तब पता चलता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल
डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, बैच कब तक चलेगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आर्कीबैक्टीरिया। अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सीलिया। सब पे आएंगे बेटा, अपन सब पे आएंगे एक एक करके। सीलिया ये होते हैं, देखो ये एक सेल है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सीलिया, इनको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये लोकोमोशन में काम आते हैं, मूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, स्टूडेंट, वैसे वैसे अपन चीजों की क्लैरिटी लेते चले जाएंगे, डोंट वरी। ठीक, ठीक है, चलो अब आर्कीबैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मैंने आपको लिखवा दिया, ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। ये अर्थ पर बहुत पुराने टाइम पर आ गए थे। ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, और यही इनकी सबसे खास बात होती है। और क्वेश्चन भी इसी के ऊपर से आता है जो मैं आपको लिखवा रही हूं। दे कैन सर्वाइव इन harsh, they can survive in harsh environmental condition। harsh environmental conditions का मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन। एडवर्स कंडीशंस के केस में भी ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। How many types of bacteria are there? Two types of bacteria are there broadly, archibacteria and eubacteria। जब अपन eubacteria पे आएंगे तो वहां पर अपन और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, पर अभी अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर, चले आगे। यहां तक समझ में आगे, दे कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब देखो कौन कौन सी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस यहां पर हो सकती हैं। So they can live in extreme salty areas। ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैम फ्रॉम विच बुक यू आर टीचिंग? ओके अवनी, मैं पढ़ा रही हूं 11th की एनसीईआरटी, बायोलॉजी की 11th एनसीईआरटी, साथ साथ में ट्रूमैन। और जब मैं आपको यूकैरियोट्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो मैं कैम्बेल के नोट्स भी आपको दूंगी। तो आप इन्हें मेरे साथ साथ कॉपी करते जाओ, मैं आपको टाइम दूंगी तो आपका ना एक कंपाइल्ड नोट्स बन जाएंगे दैट विल इंक्लूड योर 11th की एनसीईआरटी, इट विल इंक्लूड योर ट्रूमैन ऑल्सो। ठीक है, ठीक, मैम इज द बेस्ट, थैंक यू। सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरियाज रहते हैं उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं हैलोफिल्स। ये आपको 11th एनसीईआरटी में मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जहां पर वाटर एक्सट्रीमली हॉट होता है, उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। वो क्यों सरवाइव कर रहे हैं? बिकॉज इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को भी टॉलरेट करती है। तो हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरियाज को हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं और सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरियाज को हम हैलोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, डांसिंग गुजरात। ठीक है, इसके बाद ऐसे बैक्टीरियाज जो मार्शी एरिया में रहते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया में रहते हैं, उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, अब ये जो मिथेनोजेंस है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ये जो मिथेनोजेंस हैं दे आर प्रेजेंट, क्वेश्चन क्या आया था वो भी मैं बताऊंगी आपको। They are present in the gut of
हर्बीवोर्स, ठीक है। ये जो मिथाइनोजेंस हैं दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, मैं सब पढ़ाऊंगी। एक बार मेरे को यू बैक्टीरिया पे आ जाने दो, उसके बाद मैं एक एक लेयर आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। आर्की बैक्टीरिया बस खत्म हो जाए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग प्लीज। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ हर्बीवोर्स एंड दीज मिथाइनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of मीथेन गैस। तो एग्जाम में स्टेज 1 NSCJS में क्वेश्चन आया था कि द बैक्टीरिया, क्वेश्चन था द बैक्टीरिया दैट इज रिजाइडिंग इन द गट ऑफ हर्बीवोरस एनिमल, वो बैक्टीरिया जो हर्बीवोरस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बोथ ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यू बैक्टीरिया आंसर लगा देते हैं। बट आपको इस चीज में एकदम क्लैरिटी रखनी है कि आपको क्या टिक करना है कि अगर मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है ऐसा बैक्टीरिया जो हर्बीवोरस एनिमल्स की गट में रहता है तो वो कौन होएगा, वो होएगा एक आर्की बैक्टीरिया। और ये आर्की बैक्टीरिया किसके प्रोडक्शन के काम में आता है, ये मीथेन गैस के प्रोडक्शन में काम में आता है, ठीक है। यस नीले, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैम विच बुक टू रीड टॉपिक विद नोट्स, आप 11th NCERT को पढ़ना स्टार्ट करो प्लस मेरे नोट्स, मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। और मैं जो नोट्स दूंगी ना स्टूडेंट्स, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं कि मैं 9th की NCERT और 11th क्लास की NCERT को बेस बनाकर चल रही हूं। मुझसे पूरा पढ़ने के बाद आप बहुत आराम से अपनी 11th क्लास की CBSE NCERT की जो बायोलॉजी की बुक है वो आप बहुत कंफर्टेबली पढ़ पाओगे। तो मेरे नोट्स और आपकी NCERT की बुक ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। जो नोट्स मैं आपको यहां पर दे रही हूं, जितनी भी चीज मैं यहां पर लिखूंगी वो या तो ट्रूमैन से होगी या फिर वो कैम्बेल से होगी, ठीक है। तो आपको ट्रूमैन और कैम्बेल पढ़ने की नीड अभी नहीं है। मैं आपको जितने भी नोट्स दे रही हूं वो ट्रूमैन और कैम्बेल से ही है, ठीक है। आपको अगर कोई बुक पढ़नी है तो आप 11th क्लास की NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, आर्की बैक्टीरिया में ही होती है इतनी यूनिक कैपेसिटी जिससे वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। इतना ही हमको पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया में। एज फार एज योर सेल इज कंसर्न, आर्की बैक्टीरिया के बारे में जो डिटेल्ड पार्ट है वो जब अपन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे वहां पर अपन उसे काफी डिटेल में देखेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ बेटा, एलिमेंट्री कैनाल मतलब गट, क्लियर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको NSCJS की प्रिपरेशन के लिए 11th-12th की NCERT प्लस मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूं, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा मैं खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगी। अराउंड 50 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे और उन 50 क्वेश्चंस के साथ साथ अपन डेफिनेटली लास्ट 10-12 ईयर के PYQs भी टॉपिक वाइज अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो पढ़ रहे हो वो एकदम सही लाइंस पर चल रहा है, ठीक है। नहीं, जो उनका वो होता है ना डंग, वहां से उससे बनता है गोबर गैस जो होती है ना, वहां से बनता है मीथेन। तो जो डंग आता है वहां पे पास हो जाते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल इज योर इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करता है, उसे हम बोलते हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर आपके फूड का डाइजेशन होता है और फूड का पूरा पैसेज होता है, ठीक है, क्लियर। चलो, so now let us discuss about the main part, that is यू बैक्टीरिया। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक यू बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपन तब दोबारा आएंगे जब अपन पूरा पार्ट एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में देख चुके होंगे। तो अब जो पार्ट स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड भी यही रहता है कि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें अपन।
प्लीज मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो भी पार्ट आज मैं आपको लिखवाऊंगी वो आपको 11th एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा, रेफरेंसेस मिल जाएंगे, पर एनएससी जेएस में थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ता है अपने को, तो वो डिटेल मैं आपको अभी इस यू बैक्टीरिया के केस में लेकर जाऊंगी, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लैरिटी से समझाऊंगी, आपको समझ में भी आएंगी, और जहां आपको समझ ना आए आप मुझे रोक देना, ठीक है, तो अपन उस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हेलो बेटा, ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। अब यहां पर अपन देखेंगे कंपोनेंट्स, किन किन लाइंस पे अपन इस यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स, सबसे पहले अपन यहां देखेंगे सेल एनवेलप, ठीक है, सेल एनवेलप। इस सेल एनवेलप में अपन तीन चीजें देखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद अपन देखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद अपन देखेंगे न्यूक्लियोइड, फिर अपन यहां देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोइड के साथ साथ आप यहां पर प्लास्मिड भी लिख लो, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर अपन देखेंगे मीजोजोम्स, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना। राइबोसोम, क्रोमैटोफोर, फिर अपन यहां पर देखेंगे फ्लैजेला, फिर अपन यहां देखेंगे पिलाई एंड फिम्ब्रिए, ठीक। ओके, माही क्या कह रही है? हाँ बिल्कुल चलेंगी माही, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ सेल एनवेलप, यहां तक कोई डाउट है? सो ये पूरे कंपोनेंट्स है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन देखेंगे किसका? यू बैक्टीरिया का, और यहां पर अब आउटर से अपन अंदर की तरफ बैक्टीरिया के केस में चलेंगे। स्टार्ट कर दूं? कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट है? चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे सेल एनवेलप, ठीक है। और इस सेल एनवेलप में सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, अगर आप इस डायग्राम को यहां देख सकते हो, तो ये जो कैप्सूल यहां पर बना हुआ है, ये कैप्सूल और कुछ नहीं है बट दिस कैप्सूल इज बेसिकली व्हाट? इट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये कौन है यहां पर? ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अपन बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सबसे बाहर की जो लेयर बैक्टीरिया के केस में, अब मैं बैक्टीरिया बोलूं तो आपको ये अपने आप समझ जाना है कि मैम यू बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट आर्की बैक्टीरिया हियर, ठीक है, नो डाउट, ठीक है बेटा। सेल एनवेलप जो है, सेल एनवेलप का मतलब होता है वो कवरिंग्स जो इंटरनल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। उस सेल एनवेलप में तीन लेयर्स हैं, सबसे बाहर वाली है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, और उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो यहां पर आ गए अपन ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स के अपन नोट्स बनाएंगे। इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर, ये बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली लेयर है, ये एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, पॉइंट ये है दैट दिस ग्लाइकोकैलिक्स, this glycocalyx is not essential, it is not essential for survival of
बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए या फिर बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है। दैट मीन्स किसी बैक्टीरिया के केस में ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकती है और कुछ कुछ बैक्टीरिया के केस में ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं भी हो सकती। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट वेरी एसेंशियल। तो होए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन ग्लाइकोकैलिक्स इज दैट दिस लेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लेयर could be, it could be thick, ये मोटी हो सकती है, या it could be thin। ये लेयर जो है ये थिक भी हो सकती है और ये लेयर जो है ये थिन भी हो सकती है। अगर ये लेयर थिक है, अगर ये लेयर थिक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मोटी है तो ये क्या कहलाई जाती है? इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कैप्सूल कहा जाता है। और अगर ये थिन है, पतली सी है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। इफ इट इज थिक इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल एंड इफ इट इज थिन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? शौर्य, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो सेल एनवेलप में सबसे पहली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं भी हो सकती। अगर ग्लाइकोकैलिक्स है और अगर वो थिक है तो उस थिक ग्लाइकोकैलिक्स को अपन कैप्सूल कहते हैं, और अगर ये पतली है, थिन है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज दी स्लाइम लेयर। क्लियर? सेल के अंदर गैसेस होती हैं, हाँ होती हैं बिल्कुल, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज तो कंटिन्यूअस रहता ही है ना, तो गैस तो रहेगी, ठीक, ऑल क्लियर। कैप्सिड, कैप्सिड बेटा बैक्टीरिया में नहीं है, कैप्सिड जो है वो वायरस में होता है ना। इट इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन दी वायरस। नीले क्लियर है? क्लियर? आगे चले। Now, what is the composition of this glycocalyx? Composition क्या है ग्लाइकोकैलिक्स का? इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल ले लूं, परेशान तो नहीं होगे? ठीक है, थोड़ा सा डिटेल ले लूं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ it is made up of two layers. The glycocalyx is made up of two layers. Glycocalyx जो है वो दो लेयर से मिलकर बनी है। एक है इनर लेयर, एक है इनर लेयर और दूसरी है आउटर लेयर, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो लेयर से मिलकर बनी है। एक है इनर लेयर अंदर की तरफ और एक है आउटर लेयर जो है बाहर की तरफ, ठीक। अब ये जो इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एज एस लेयर। इनर लेयर को कहा जाता है एस लेयर एंड दिस एस लेयर इज बेसिकली मेड अप ऑफ, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। परेशान मत होना, मैं समझाऊंगी क्या है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, और इन पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं, और इन पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? वो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। ये कैसे हैं? दिस पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स, इट कंटेन्स एसिडिक अमीनो एसिड। ये क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन्स एसिडिक अमीनो एसिड। अब आते हैं आउटर लेयर पर। आउटर लेयर जो है उसको कहा जाता है म्यूसिलेज। आउटर लेयर को कहा जाता है म्यूसिलेज and it is basically made up of, it is basically made up of carbohydrate, it is basically made up of carbohydrate, ठीक है।
बेटा वो डिपेंड करता है O2 या CO2, डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म की कौन सी स्टेज है, ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, तो वो वेरी करेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी और गैसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। डेफिनेटली आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 9th और 10th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। एंड प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लेना। ये सारे नोट्स जो हैं वो ट्रू मैन से हैं, ठीक है, ट्रू मैन से चल रहे हैं ये सारे नोट्स, और साथ साथ में 11th NCERT हमारा बेस है। तो अपन बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, और सबसे पहला कंपोनेंट जो अपन देख रहे हैं दैट इज द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप वो पार्ट है बैक्टीरिया का जो कि अंदर के कंटेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस सेल एनवेलप में 3 पार्ट्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स या तो हो सकता है या फिर उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्लाइकोकैलिक्स अगर है तो वो थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है। अगर वो मोटा है, थिक है, दैट मीन्स उसको आप क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतला है, थिन है, तो आप उसे क्या कहते हो, स्लाइम लेयर कहते हो। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली बना हुआ है प्रोटीन्स का, पॉलीपेप्टाइड्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। अब ये प्रोटीन दैट मीन्स जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एक वेल अरेंज्ड मैनर में प्रेजेंट है। वेल अरेंज्ड मैनर कैसे है, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, तो ये अंदर वाली लेयर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई। अब आई एम टॉकिंग ऑफ दिस आउटर लेयर। तो इस आउटर लेयर में 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक अंदर की तरफ जो सेल वॉल के पास है और एक वो लेयर जो कि एनवायरमेंट को फेस कर रही है, जो बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट की, और इसे कहा जाता है म्यूसिलेज। और ये अंदर वाली लेयर जो है ये एस लेयर है, और ये बेसिकली बनी हुई है किसकी, ये बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड्स की, ठीक है। क्लियर है अवनी, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ लो मेरे से, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको अपन अगर देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये अंदर की लेयर है और ये आउटर लेयर है, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर है, ये इनर और आउटर लेयर दोनों मिलकर क्या बनाती है, दोनों मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है। ग्लाइकोकैलिक्स की जो आउटर लेयर है, ठीक है, बाहर वाली लेयर जो है जो कि एनवायरमेंट को फेस करती है, वो बनी हुई है किसकी, वो बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट की, उसको कहते हैं म्यूसिलेज। और अंदर वाली लेयर जो है उसको कहते हैं एस लेयर, और ये एस लेयर जो है ये बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड्स की। और इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं, वो एसिडिक है। और आप इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, क्लियर अप टिल हियर, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का आखिर फंक्शन क्या है। ठीक है, पहला फंक्शन होगा इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डेसिकेशन, ठीक है। कुछ वर्ड्स आ जाते हैं बायोलॉजी में, इसीलिए बायोलॉजी क्या हो जाती है, थोड़ी बदनाम हो जाती है, इसीलिए उनको लगता है कि बायोलॉजी टफ है। अदिति, इनर एंड आउटर लेयर, स्लाइम लेयर, हाँ, सब में होगी, बस थिकनेस का फर्क होगा, ठीक है, सिर्फ वहां पर थिकनेस का फर्क होगा, ठीक। क्लियर हो गया। चलो, प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। डेसिकेशन वर्ड का मतलब होता है ड्राइंग, सूखने से बचाता है, ठीक है।
अगर कोई भी सेल सूख गया, ड्राई हो गया, तो फिर वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बहुत हद तक बैक्टीरिया के डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है। क्लियर? सेकेंड, it prevents the bacteria from harmful chemicals and drugs। तो ये बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन किससे दे रहा है? फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्रग्स, ताकि बैक्टीरिया जो है वो मरे नहीं और उनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो। ठीक है, जैसे अगर अपन ने कोई एंटीबायोटिक खाया जिससे कि बैक्टीरिया मर जाएगा, या फिर किसी वायरस ने कोई हार्मफुल केमिकल रिलीज किया जैसे बैक्टीरियोफाज होता है, या फिर किसी फंजाई ने कोई हार्मफुल केमिकल रिलीज किया विच कुड बी अ थ्रेट टू बैक्टीरिया, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्लाइम लेयर मतलब थिन ग्लाइकोकैलिक्स, चिपचिपी ग्लाइकोकैलिक्स इज स्लाइम लेयर। ओके माही? निले, हरे कृष्णा, जेई शॉर्ट्स, सीबीएसई मैथ्स, पराशर, ठीक है, सब आप यहीं हो ना? क्लियर है? थर्ड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, it gives the bacteria its virulency। ये बैक्टीरिया को विरुलेंट बनाता है, विरुलेंसी इंपार्ट करता है। विरुलेंसी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू डैमेज होस्ट सेल। इसको कहा जाता है विरुलेंट पावर या विरुलेंसी। सो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है, तो वो अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो हमारे सेल्स को डैमेज करे, और उस पावर को या उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इट्स विरुलेंट पावर और इट इज कॉल्ड एज विरुलेंसी। क्रिस्टल क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। Where is glycocalyx present? Glycocalyx is present in the extreme outermost part of the bacteria। बैक्टीरिया की सबसे बाहर की लेयर जो है उसको क्या कहा जाता है? That is called as glycocalyx। ठीक है, नेक्स्ट, glycocalyx protects the bacteria, it protects the bacteria from वायरस। ठीक है, ये वायरस से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कभी नाम सुना है, इसका मैं लिख रही हूं यहां पर, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाता है और बैक्टीरिया के सेल को नुकसान पहुंचाता है। उस वायरस को अपन बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये वायरस से बैक्टीरिया को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। विच बोथ निले बोथ इट विल प्रोवाइड विरुलेंसी ऑल्सो एंड इट विल इंक्रीज द विरुलेंसी ऑल्सो। ठीक है, और अभिज्ञान विच बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, स्टेफाइलोकोकस हो गए, इन सबके पास क्या प्रेजेंट है? इन सबके पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, लास्ट फंक्शन, इट गिव्स द बैक्टीरिया इम्यूनोजेनिसिटी। ये बैक्टीरिया को इम्यून बनाने में भी मदद करता है। इम्यून से मतलब है कि होस्ट के सेल्स, अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर गया, देयर वुड बी विरुलेंसी होगी। ठीक है, बट ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो देता भी है और इंक्रीज भी करता है रेस्ट। बैक्टीरिया के पास बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि हमारे जो होस्ट है उसके सेल्स को डैमेज करेगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स भी देता है, इंक्रीज करता है, और साथ साथ में टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया से रिलीज हो रहे हैं वो भी उसको विरुलेंट पावर देते हैं। ठीक, ओके, क्लियर? चलो अब बात करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी की। अब बैक्टीरिया अगर किसी के भी होस्ट सेल में गया
है ना। तो होस्ट का जो बॉडी है वो उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, रिमूव करने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये बैक्टीरिया की इम्यून पावर को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरियल सेल जो है वो सरवाइव करे उस होस्ट की बॉडी में और मरे ना। क्लियर है ये बात? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, बिकॉज यहां पर अपन ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अपन फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लो ग्लाइकोकैलिक्स, देख लो, मैं नोट्स दिखा देती हूं आपको, एक बार आप देख लो अगर कोई भी डाउट है। एंड आई होप आपने इसे कॉपी कर लिया है, अगर कॉपी नहीं करा है तो आप इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो। माही आप क्या पूछ रहे हो, बैक्टीरिया का कोई एग्जैक्ट आगे? एग्जैक्ट मास होता है कि नहीं, ऐसे कोई वेट नहीं होता बैक्टीरिया का। ठीक, क्लियर है ये वाला पार्ट देख लो। चले आगे, नेक्स्ट वील टॉक ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट वील टॉक ऑफ सेल वॉल। मैं बार बार बोल रही हूं हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, ओके कौन सी लेयर बताऊं, जेई शॉर्ट्स मुझे बताओ, मैं वापस से बता दूंगी। वापस से पीछे चलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बताओ। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। इनर लेयर जो है उसको हम एस लेयर बोलते हैं। ये जो इनर लेयर है ये बेसिकली बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड्स की, और इन पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसिडिक टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। बाहर वाली लेयर जो है, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को फेस करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करती है, उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज, और ये बनी हुई होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक, करेगा सरोज, बिल्कुल करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स एक एडिशनल लेयर है जो कि एक और लेयर प्रोड्यूस हो गई है जो कि और एक्स्ट्रा डैमेज करेगी, पर ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक एडिशनल लेयर है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको एक ऐसे समझो कि हमने बॉर्डर के ऊपर आर्मी लगा दी है ना, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी आर्मी है, पर इस आर्मी, ये मेन आर्मी है, इस मेन आर्मी के आगे मैंने एक और लेयर ऑफ सोल्जर्स को प्रोड्यूस कर दिया, तो उन लेयर ऑफ सोल्जर्स से हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है ना। पर अगर मैं उस एक्स्ट्रा लेयर को हटा दूं तो पीछे वाले लोग तो डेफिनेटली है ही ना जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल लेयर आ गई है जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है, आपको एक्स्ट्रा पावर दे रही है। तो बैक्टीरिया के केस में भी सेल वॉल के बाहर अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो वो बैक्टीरिया के पावर को, बैक्टीरिया की पूरी शक्ति को बढ़ा रही है। अगर उसे हटा दो तो पीछे की लेयर्स तो हैं ही सही जो कि बैक्टीरिया के लिए काम करेंगी। तो ये एक एडिशनल पार्ट है, ये एक एडिशनल बोनस लेयर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के पास। ठीक है, चले आगे बात करते हैं सेल वॉल की। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एनएससी जेएस में क्वेश्चन आया है काफी बार, सो इसको आप एनएससी जेएस स्टार लगा दो। इसकी एक एक लाइन, एक एक बात एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेल वॉल, सेल वॉल जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन, सेल वॉल इज present between, it is present between glycocalyx and plasma membrane। ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्विकली एक बार डायग्राम देखो बैक्टीरिया का, देखो यहां ये रही सेल वॉल, यहां देखो ये सेल वॉल, सेल वॉल कहां प्रेजेंट है? ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रहा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कोई डाउट यहां तक? माही ये रहा, यहां पे कैप्सूल दे रखा है क्योंकि ये थिक है। अगर ये थिन होता तो हम इसको स्लाइम लेयर बोलते या हम इसको म्यूसिलेजिनस लेयर बोलते। ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है। माही क्लियर है? क्लियर? चलो,
सो ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं यहां लिख रही हूं, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. क्लियर है यहां तक कोई डाउट? रेड कलर, वापस डायग्राम पे आते हैं माही. हाँ, रेड कलर, ठीक है, क्लियर है. तो इस स्पेस के बारे में यहां बात हो रही है. ये स्पेस जो है, मैं यहां से इसको रेड से मार्क कर रही हूं. ये जो स्पेस है बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ठीक, चले आगे. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वाला. NSCJS के क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर लगातार 2-3 साल तक कंटिन्यूस क्वेश्चन आए हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझना. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजी बात है, पर थोड़ी सी डिटेल्ड है क्योंकि आपने जनरली अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा. ठीक है, तो सब हो यहां पर? सब सुन रहे हैं मेरी बात? सब सुन रहे हैं? सब है? एक बार थम्स अप तो कर दो अगर सब हो तो. जेई शॉर्ट्स, अवनी, माही, सरोज, फटाफट से थम्स अप कर दो. आई एम हेयर. हाँ, बाकी सब भी थम्स अप कर दो जल्दी जल्दी, तो मुझे पता चलेगा सब हैं और सब जगे हुए हैं, सो नहीं गए हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल टॉक इन द सेल वॉल इज ग्राम स्टेनिंग. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे. NSCJS में लगातार 2 साल तक ग्राम स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, और एक बार OCSC जो कि 3rd स्टेज है हमारे IJSO एग्जाम का, जहां पर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट से इस ग्राम स्टेनिंग के ऊपर प्रैक्टिकल भी करवाया गया था और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ओके, सब है. चलो गुड. चलो, तो ग्राम स्टेनिंग. अब ग्राम स्टेनिंग क्या है इसको समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये समझें कि हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया. अब यू बैक्टीरिया में 2 टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल. यू बैक्टीरिया में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के हिसाब से या एज पर द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप. यहां पर 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, और ये दोनों बैक्टीरिया को आप 2 अलग अलग फॉर्म्स में क्यों पढ़ रहे हो? दिस इज इंटायरली बेस्ड ऑन दी composition of the cell wall. तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है. इसीलिए यहां पर 2 बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. पहली बात. दूसरी बात, अब इन बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट कैसे किया गया? इट वाज डिफरेंशिएटेड बाय अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम. तो उन्हीं के नाम पे ये स्टेनिंग टेक्निक डेवलप हुई है एंड दिस स्टेनिंग टेक्निक इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग. और इस ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम 2 बैक्टीरियाज को स्टडी करते हैं. एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग मतलब डाई करना, यस, स्टेनिंग मतलब आप सेल को कलर इंपार्ट कर रहे हो। ठीक, चले आगे बताओ, ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, चलो। और इतना पढ़ रहे हो, मैं डाउट से बता रही हूं, सब करूं। सेशन तो लाइक करो, सब सेशन लाइक कर दो। ठीक है, चलो। अब ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, कैसे दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज को देखा जाता है, उसको अपन स्टडी करते हैं। ठीक, सो अपन यहां पर अब डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को दो हाफ में। यहां पर ले लेते हैं हम सैंपल ए, यहां पर हम ले लेते हैं सैंपल बी। ठीक है, यहां ले लिया सैंपल ए और यहां ले लिया सैंपल बी। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड ले ली, यहां पर भी स्लाइड ले ली। ठीक है, दोनों ही स्लाइड्स में अपन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, दोनों ही स्लाइड्स पे अपन ने स्पेसिमेन डाला। और ये स्पेसिमेन क्या है, ये बैक्टीरिया है। स्पेसिमेन क्या है, यहां पर बैक्टीरिया है। तो यहां पर लिख देती हूं मैं, हमारा स्पेसिमेन कौन है, बैक्टीरिया। ठीक, यहां पर भी हमारा स्पेसिमेन कौन है, बैक्टीरिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि स्पेसिमेन क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका L1 जो है वो आप देख लें, तो आपको ये पार्ट जो है वो यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो स्पेसिमेन ले लिया, बैक्टीरिया। अब इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल बात यह है कि आप जब भी बैक्टीरिया को ऐसे स्लाइड पर लोगे ग्राम स्टेनिंग के लिए, तो आप उस बैक्टीरिया को क्या करोगे, यू विल हीट फिक्स द बैक्टीरिया। तो यहां पर ये जो स्पेसिमेन अपन ने लिया है बैक्टीरिया का, दिस इज हीट फिक्स्ड, द बैक्टीरिया इज हीट फिक्स्ड। So the specimen of the bacteria taken is what? It is heat fixed. Heat fixed bacteria का मतलब है कि आपने इसको हीट कर दिया है। That means आपने बैक्टीरिया को क्या कर दिया है, मार दिया है। You have killed the bacteria. So heat fixed bacteria के केस में क्या होगा, बैक्टीरिया is killed। ठीक है, अगर बैक्टीरिया किल हो गया तो क्या होगा, स्टेनिंग वुड बी इजी। ठीक है, हीट फिक्स करने से आपने बैक्टीरिया को जब मार दिया तो उस बैक्टीरिया को अब स्टेन करना इजी होगा, स्टडी करना इजी होगा, और साथ साथ में जो बैक्टीरिया है वो स्लाइड के ऊपर प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, एडर हो जाएगा। ठीक है, सो ease out the adherence of bacteria to the slide। ठीक है, तो हीट फिक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आपको क्या करना है, आपको दो स्पेसिमेंस लेने हैं, दो स्लाइड पर आपको दो टाइप के स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरिया को रखना है। जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं, दे आर व्हाट, दे आर हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया। दैट मीन्स उन बैक्टीरिया को हमने हीट फिक्स कर दिया है, हीट कर दिया है, गर्म कर दिया है, उस बैक्टीरिया को आपने मार दिया है, डेड कर दिया है। डेड बैक्टीरिया जो होगा उसको स्टेन करना ज्यादा इजी होगा, उसको स्टडी करना ज्यादा इजी होगा, और साथ साथ में जो बैक्टीरिया है वो स्लाइड से प्रॉपर्ली क्या होगा, एडर हो जाएगा, स्लाइड से प्रॉपर्ली जो है वो चिपक जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? जेई शॉर्ट्स, अवनी, निलय, कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलें आगे। अब यहां पर अपने को क्या करना है, इंपॉर्टेंट है अगेन। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टेनिंग का प्रोसेस। ये स्लाइड ले ली, स्लाइड पर हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर अपन स्टेन डालेंगे क्रिस्टल वायलेट। यहां पर अपन स्टेन यूज करेंगे दोनों में, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एक स्टेन है जो कि आप जो स्लाइड आपने प्रिपेयर करी है जिस पर आपका हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, क्रिस्टल वायलेट की कुछ ड्रॉप्स को डालोगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे,
बिल्कुल हो जाएंगे। मेरी क्लास का टाइम 5:15 तक है, तब तक मैं आपको फ्री कर दूंगी। तो यू विल हैव अ क्विक ब्रेक फॉर 10 to 15 मिनट्स, ताकि आप उस टाइम पर रिफ्रेश हो जाओ और फिजिक्स की क्लास को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डोंट वरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ठीक, तो यहां पर आपने कौन सी डाई यूज करी? क्रिस्टल वायलेट डाई यूज करी। क्रिस्टल वायलेट डाई यूज करने के बाद नेक्स्ट आप यहां पर मेन स्टेन जो है दैट इज ग्राम आयोडीन। आप यहां पर अब क्या डालोगे? ग्राम आयोडीन डालोगे। ठीक, यहां पर आप क्या डालोगे? गरम कैसे किया? गरम कैसे किया? आपने स्लाइड ली, उसके ऊपर आपने बैक्टीरिया का स्पेसिमेन रखा और आपने उसे नीचे से हीट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज हीट फिक्सिंग। ठीक है, आपको लैब्स में मिलते हैं बर्नर्स, आप वहां पर उसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो वो हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आपने सबसे पहले डाई डाली क्रिस्टल वायलेट, यहां पर भी आपने क्रिस्टल वायलेट डाली। फिर आपने नेक्स्ट स्टेन क्या डाला? ग्राम आयोडीन। यहां पर भी आपने ग्राम आयोडीन डाल दिया। ये मेन डाई है जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने फाइंड आउट करी थी। ठीक, अब इसके बाद आपने जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा, आपने जब इन दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको बैक्टीरिया का कलर कैसा दिखा? वायलेट। यहां पर भी आपको कलर कैसा दिखेगा? वायलेट कलर दिखेगा। ठीक है, आपने हीट फिक्स बैक्टीरिया को लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने हीट फिक्स बैक्टीरिया को लिया, आपने उसके ऊपर डाई डाली, पहले क्रिस्टल वायलेट डाला और उसके बाद आपने ग्राम आयोडीन डाला, दोनों के केस में। ठीक है, स्पेसिमेन ए में भी और स्पेसिमेन बी में भी, दोनों को ही आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो दोनों ही बैक्टीरियाज आपको कौन से कलर के दिखे? वायलेट कलर के दिखे। ठीक है, कौन से कलर के दिखे आपको? वायलेट कलर के दिखे। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपने दोनों ही स्लाइड्स के ऊपर अल्कोहल या एसीटोन डाल दिया। क्या डाला आपने? अल्कोहल या एसीटोन डाल दिया। ठीक है, अल्कोहल या एसीटोन डाल दिया। ठीक है, ड्रॉप्स डाल दी अल्कोहल और एसीटोन की, और अल्कोहल और एसीटोन को डालने के बाद अब आपने इन स्लाइड्स को दोबारा से कहां देखा? दोबारा से आपने इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, यहीं से इंपॉर्टेंट बात आएगी। अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लो। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लो। ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रही हूं, हम बात कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में, हम बात कर रहे हैं दो बैक्टीरिया के बारे में। वन ऑफ द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं बेसिकली दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। क्योंकि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सेल वॉल, तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं आपको पहले ग्राम स्टेनिंग बता रही हूं। हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और अपन देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो यहां पर अपन ने दो स्लाइड्स ली हैं, यहां पर दो स्पेसिमेंस ऑफ बैक्टीरिया अपन ने इंट्रोड्यूस करे हैं। अपन ने बैक्टीरिया को हीट फिक्स किया है, हीट फिक्स करने के बाद मैंने उस पे दोनों ही साइड्स पर क्रिस्टल वायलेट डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्राम आयोडीन डाला है। माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो दोनों ही स्पेसिमेंस मुझे वायलेट कलर के दिखे। अब दोनों ही स्लाइड्स के ऊपर मैंने अल्कोहल या एसीटोन डाला। अब क्या होगा? अब माइक्रोस्कोप में देखने पर जो स्पेसिमेन ए है उसने अपना वायलेट कलर जो है वो रिटेन रखा, उसका वायलेट कलर वैसा का वैसा ही था। वेयर एज स्पेसिमेन बी जो था उसने अपना वायलेट कलर जो है वो लूज कर दिया। ठीक है, तो यहां से बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। यहां पर अलग अलग बातें आने लगी। एक बैक्टीरिया के ऊपर जब मैंने अल्कोहल या एसीटोन डाला तो उसने अपना कलर क्या करा? उसने अपना कलर रिटेन रखा और दूसरे स्पेसिमेन ने अपने उस वायलेट कलर को लूज कर दिया। तो जिस बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन रखा, जिसने अपने वायलेट कलर को रिटेन रखा, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने अपना कलर लूज कर दिया उसको अपन कहते हैं ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आई? अल्कोहल या एसीटोन को डालने पर जो बैक्टीरिया अपने वायलेट कलर को रिटेन रखता है उन बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो अल्कोहल या एसीटोन डालने पर अपने वायलेट कलर को लूज कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। चमका, नीले चमक गया, आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो अपना कलर लूज कर देता है वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आप ग्राम नेगेटिव को किससे स्टेन करते हो। यहां तक क्लियर है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव समझ में आ गया। आगे देखो, अब जब इसने अपना वायलेट कलर लूज कर दिया, दैट मीन्स ये ग्राम नेगेटिव है, तो इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अब अपन क्या देते हैं? काउंटर स्टेन देते हैं। इसको अब अपन क्या करते हैं? इसको अपन काउंटर स्टेन देते हैं, और काउंटर स्टेन जो है उसकी डाई है सैफ्रनिन, और ये इस बैक्टीरिया को क्या कलर देती है? पिंक कलर देती है। क्या यहां तक सारी बात समझ में आई? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ या हाँ? ना मैं नहीं सुनूंगी। क्या यहां तक? मैम जो ट्रूमैन या कैम्बल की बुक है वो कौन सी क्लास की लेनी? 11th। काउंटर स्टेन क्या होता है? काउंटर स्टेन होता है, देखो, क्रिस्टल वायलेट और ग्राम आयोडीन मेन स्टेन है। ग्राम पॉजिटिव ने उसको रिटेन रखा, ग्राम नेगेटिव ने उसको लूज कर दिया। अब जब उसने कलर लूज कर दिया तो उसको स्टडी करने के लिए अपन ने दूसरा स्टेन डाला, एंड दैट दूसरा स्टेन इज नाउ कॉल्ड एज काउंटर स्टेन। और काउंटर स्टेन जो क्रिश्चियन ग्राम ने यूज किया था वो सैफ्रनिन था, और सैफ्रनिन जब भी अपन यूज करते हैं तो वो सेल्स को एक पिंक कलर देता है। तो ग्राम नेगेटिव जो है वो काउंटर स्टेन लेता है, किसका? सैफ्रनिन का। क्यों लेता है? क्योंकि अल्कोहल या एसीटोन यूज करने पर वो अपना एक्चुअल कलर जो है वो लूज कर देता है। ठीक है, सैफ्रनिन स्टेन है माही, सैफ्रनिन एक स्टेन है। ठीक, और अवनी कैम्बल जो है ना बेटा वो 11th-12th की नहीं होती, वो एक मोटी सी किताब है। ट्रूमैन जो है वो 11th और 12th वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है। तो मैं आपको ट्रूमैन के नोट्स ही दे रही हूं, और जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाती जाऊंगी, जहां जहां मुझे फील होगा कि कैम्बल मैंडेटरी है तो मैं आपको कैम्बल के भी नोट्स दूंगी। आप परेशान मत हो, NSC-JS का पेपर ईजी आता है, सो डोंट वरी, रिलैक्स, मेरे पे विश्वास रखो और पढ़ते चलो। ठीक है, यहां थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट है यहां तक? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलूं आगे? अब देखो, अब ये स्टेनिंग में जो डिफरेंस आया, ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एक ने स्टेन को रिटेन रखा और एक ने स्टेन को लूज कर दिया, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है। तो अब अपन स्टडी करेंगे सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव। अब अपन बात करेंगे सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया है जो अपना अल्कोहल या एसीटोन यूज करने के बाद भी स्टेन को रिटेन रखते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव। अदिति, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर स्टेन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। काउंटर स्टेन का यूज है क्योंकि आपने अल्कोहल और एसीटोन जब डाला तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अपने कलर को लूज कर दिया, उसका जो ऑलरेडी स्टेन्ड कलर था वो लूज हो गया, वो निकल गया। तो अब उस बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए आपको उसे दूसरा स्टेन देना पड़ेगा। सो दैट स्टेन इज व्हाट? दैट स्टेन इज कॉल्ड एज काउंटर स्टेन। और वो स्टेन हम कौन सा यूज करते हैं या वो डाई हम कौन सी यूज करते हैं? दैट इज सैफ्रनिन। ठीक है,
ओके, नो नो इज फॉर व्हाट? जेई शॉर्ट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, थोड़ा सा चैप्टर तो खत्म हो जाने दो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सेल वॉल of gram positive bacteria is thick. इसकी जो सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है, ठीक है, मोटी है पर कैसी है? सिंगल लेयर्ड है, मतलब मोटी एक ही लेयर प्रेजेंट है, उस सेल वॉल में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिक एंड सिंगल लेयर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इट इज मेड अप ऑफ, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये, दिस इज मेड अप ऑफ, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी हुई है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अगर मैं आपसे पूछूं द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, तो आप आंसर क्या दोगे मैम? सेल्यूलोज। अगर मैं पूछूं सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, तो आप बोलोगे काइटिन। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्लियर है? क्लियर? नीले चमक रहा है? नीले चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है ना? नीले ग्राम नेगेटिव में भी पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, पहले ग्राम पॉजिटिव पढ़ ले, फिर ग्राम नेगेटिव के साथ इसको अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? एक बार देख लो, आई विल ऑल्सो हैव वाटर, देख लो एक बार। ठीक है, दिस पेप्टिडोग्लाइकेन is also called as, it is also called as murin or it is also called as म्यूकोपेप्टाइड, सेम नेम है ये, ठीक है। इसी पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं और इसी पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। हाँ, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। ठीक मैम, चमक गया, ओके वेरी गुड। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? चलो अब पेप्टिडोग्लाइकेन को देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन खुद क्या है। देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, यहां पर दो चीजें हैं, एक है पेप्टिडो और एक है ग्लाइकेन। यहां पर दो चीजें हैं, पेप्टिडो और ग्लाइकेन। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। अब ग्लाइकेन क्या होते हैं? ग्लाइकेन्स है वो एक लॉन्ग चेन है मोनोसैकेराइड की, और वो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बाय सिंपल केमिकल बॉन्ड्स। ग्लाइकेन्स क्या है? बेसिकली ग्लाइकेन्स है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। यहां पर क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, मैम मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ शुगर जिसमें एक यूनिट प्रेजेंट होता है। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है, सो ऐसी शुगर को अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। देखो, मोनो मतलब वन, सैकेराइड मतलब शुगर। जैसे मोनोसैकेराइड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोनोसैकेराइड के कॉमन एग्जांपल दूं मैं आपको, ग्लूकोज, ठीक है, इट इज अ मोनोसैकेराइड। गैलेक्टोज, ये सारे कौन है? ये मोनोसैकेराइड है। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में कभी भी सैकेराइड वर्ड आ गया, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या फिर हम यहां पर बात कर रहे हैं शुगर्स के बारे में। अब मोनो वर्ड लगा दिया, दैट मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ शुगर।
अगर मैं बोलूं डाइसैकेराइड तो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऑफ शुगर। अगर मैं बोलूं पॉलीसैकेराइड तो मतलब बहुत सारी शुगर की यूनिट्स। क्लियर है, क्लियर है ये, क्लियर। सो ग्लाइकेन क्या है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, और ये मोनोसैकेराइड एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ग्लाइकेन में कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, यहां पर नैग एंड नैम, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं बाय व्हाट, बाय केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर। अब यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ग्लाइकेन पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, पेप्टिडो पार्ट रह गया। अब यहां पर दिस ग्लाइकेन इज क्रॉस लिंक्ड बाय, इट इज क्रॉस लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड्स। यहां पर जो क्रॉस लिंकेज है, ठीक है, क्रॉस लिंकेज का मतलब एक ग्लाइकेन की चेन और दूसरी ग्लाइकेन की चेन आपस में जुड़ी हुई है, किससे, विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देखो यहां पर डायग्राम मैंने दिया हुआ था, ये रहा, एग्जैक्टली मैं आपको यही बता रही हूं। दिस इज द सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 पार्ट है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। तो ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, जहां पर मोनोसैकेराइड की यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बाय सिंपल केमिकल बॉन्ड्स, एंड दे आर क्रॉस लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पेप्टाइड्स। ठीक है, यहां पर आप एग्जैक्टली देखो, ये रहा नाग एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, ये रहा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सेकंड चेन, ये फर्स्ट चेन, एंड दे आर क्रॉस लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दे आर क्रॉस लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लो, बस कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। यहां देखो, दिस इज दी शुगर, ये दूसरी शुगर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वापस से फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, और ये आपस में जुड़े हुए हैं बाय स्मॉल पेप्टाइड्स। ठीक है, म्यूरिन जो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, उसी का दूसरा नाम है म्यूरिन, या उसी को कहा जाता है म्यूकोपेप्टाइड्स। ठीक है, ठीक, चले आगे। देखो कोई डाउट यहां पर ग्राम स्टेनिंग पर, कोई भी डाउट यहां तक? हाँ, मोनो कैसे हुआ? नैग जो है ना, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, दिस इज 1 मोनोसैकेराइड। NAM is N-acetyl muramic acid, this is 1 monosaccharide, they are joined together। तो एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से तो जुड़ा हुआ है ना, और वो क्या बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकेन। ग्लाइकेन बेसिकली कंटेन्स अ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अब वो मोनोसैकेराइड सिमिलर भी हो सकते हैं, और वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, नीले क्लियर है बेटा? पेप्टिडो वर्ड जो है, पेप्टाइड वर्ड जो है, वो बेसिकली हम अमीनो एसिड्स को जब जोड़ते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, क्रॉस लिंक विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, अब इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, दैट व्हेन वी टॉक ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके केस में लिख लो, बस डिस्कस अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर इज एब्सेंट एंड
टिकोइक लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है ये ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, और ये ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को मेनली क्या करती है, मेनली इसको डिफरेंशिएट करती है। तो ये पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूं कि नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर अगर आए तो आपको क्या पढ़ना है, या मैं क्या पढ़ाऊंगी, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक, पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा, प्रोकैरियोट्स के कंपोनेंट्स बचे हुए, एंड तीसरा, ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो प्लीज। नो डाउट। निलय यस, ओके क्लियर। अवनी कोई डाउट है? माही, निलय क्लियर हो गया? नायक और नाम का कंफ्यूजन आपको? अवनी क्लियर है? ठीक है, तो अगर अब आप बुक पढ़ना चाहते हो, कोई भी रेफरेंस बुक आप देखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप 11th एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। 11th एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ सेल मिलेगा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मिलेंगे, और वहां पर फिर प्रोकैरियोट स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में आप ऑलमोस्ट पूरा प्रोकैरियोट्स पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन बहुत डिटेल में जा रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दे रखा, पर एनएससी-जेएस की अगर मैं बात करूं तो इतना डिटेल अपने को चलना ही पड़ेगा। और ये नोट जो मैं आपको दे रही हूं प्लस 11th एनसीईआरटी की रीडिंग आप करोगे तो आपका एनएससी-जेएस क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है मैम, बट 2 मोनो है तो डाइसैकेराइड क्यों नहीं है? डाइसैकेराइड नहीं है क्योंकि अलग अलग यूनिट्स है, वो दोनों नैग और नैम मिलकर एक शुगर नहीं बना रहे हैं। नैग एक अलग शुगर है और नैम एक अलग शुगर है, और वो दोनों सिंपल केमिकल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, वो दोनों मिलकर एक शुगर नहीं बना रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर लिख रही हूं मैं, देखो, अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रेजेंट है, ये दोनों मिलकर एक शुगर बना रहे हैं लैक्टोज। अगर मैं बात करूं माल्टोज की, तो माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों मिलकर एक शुगर बना रहे हैं माल्टोज। पर ग्लाइकेन्स क्या होते हैं? ग्लाइकेन्स इज अ लॉन्ग चेन जिसमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, वहां पर वो दोनों मिलकर, नैग और नैम मिलकर एक शुगर नहीं बना रहे हैं। इसीलिए ग्लाइकेन्स के केस में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो एक प्रॉपर फैशन में, एक रिदमिक पैटर्न में क्या होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है। ठीक है, सेल चैप्टर करना है? नहीं, अब नहीं सेल चैप्टर करना है। जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूं वही आप पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर तो वहां पर लिविंग वर्ल्ड है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, तो जो 11th क्लास का टॉपिक आए आप उसे 11th एनसीईआरटी से पढ़ो, और जो 12th क्लास का टॉपिक आएगा उसको अपन 12th एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वेदर इट इज फ्रॉम ट्रूमैन और कैम्बल और एनी अदर हायर बुक, वो मैं आपको नोट्स फॉर्म में देती चली जाऊंगी। ठीक है, हाँ चमक गया निलय, वेरी गुड। निलय एक लैम्प रख लो अपने पास, जब जब चमक जाए उसका बटन ऑन करते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो, 11th एनसीईआरटी रीड करो, सेशन को जरूर लाइक करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड जो भी डाउट आपको आता है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, तो या तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आप मेरे से पूछ लो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं आपको वहीं के वहीं उस क्वेश्चन का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी ही करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय फ्रॉम माय साइड। निलय थैंक यू सो मच, अवनी थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। तो आई होप आप नेक्स्ट क्लास में सेल चैप्टर पढ़ के आएंगे, डाउट्स आप मेरे से पूछेंगे और बस इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते चले जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।